और ये सवाल जो आपने उठाया था, मैं उस सवाल को पूछना ही चाहता हूँ कि क्या सरकार सुप्रीम कोर्ट से कह सकती है कि आप पहले अपनी नियुक्ति का हिसाब दिखाइए, फिर हम आपको चुनाव आयोग की नियुक्ति का हिसाब दिखाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं बोला जा सकता है। मैं पहले दो तीन बातें बोल दूं कि मैं शरद जी और प्रदीप जी और लखेड़ा जी तीनों की बातों से पूरी तरह से सहमत हूं। पहली बात, मैं उनका विरोध नहीं कर रहा हूं। दूसरी बात, मैं इलेक्शन कमिश्नर के अपॉइंटमेंट में एक कॉलेजियम सिस्टम का पक्षधर हूं। तीसरी बात, चुनाव आयुक्त, मुख्य चुनाव आयुक्त इंडिपेंडेंट होने चाहिए, वो सत्ता पक्ष के इशारे पे काम नहीं करना चाहिए, उन्हें निर्भीक होना चाहिए। मैं इस बात का पक्षधर हूं। पर कानून और संविधान की थोड़ी समझ रखने के हिसाब से मेरा यह मानना है कि बातें सब सिस्टम के अनुसार ही होनी चाहिए। अब उसके बारे में जो अभी शरद जी ने जहां बात खत्म की थी, उसी बात पे पूरी बात का जोर है। आजादी के बाद एक जो आईएएस हो, आईपीएस हो, चीफ सेक्रेटरी हो, डीजीपी हो, सीबीआई चीफ हो, ईडी चीफ हो, जज हो, सीएजी हो, चुनाव आयुक्त हो, ये सारे लोग, इनको सरकार, इनको पेंशन मिलती है, पैसा मिलता है, कोई कमी नहीं रहती, फिर इशारों पे काम क्यों करते हैं? क्योंकि आजादी के बाद वो जो देश निर्माण के मूल्य थे खत्म हो गए। अभी मीडिया की बात आई, कौन सा मीडिया है जिसका कि मुखिया प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री अपॉइंट करते हैं? फिर मीडिया सरकार के इशारे पे क्यों काम करती है? इसका मतलब जो हमारे मूल्य हैं, जिसमें कुछ पद जगह वो भी पैसा करने लगे हैं वैसे विराग जी, मैं थोड़ा ऑफ ट्रैक नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कुछ जगह ऐसा भी होने लगा है कि मुखिया भी नियुक्त होने लगे। हाँ, ये पद बिल्कुल सही कह पैसा रहे हैं लोग। कि सरकार में, सरकारी नियुक्तियों में पद पैसा पावर, इन तीनों की चाहत की वजह से संविधान सबसे गौड़ हो गया है। इसलिए मेरा निवेदन यह था, जैसा प्रदीप जी ने बोला कि चुनाव की तिथियों के बारे में उन्होंने बात बोली, अब एक देश एक चुनाव की बात आ रही है। अब अगर हमारे चुनाव के बारे में स्पष्ट नियम हो कि 6 महीने के भीतर जितने भी चुनाव होंगे उन सारे चुनावों के एक साथ कराया जाएगा, अगर ऐसा नियम हो तो उन नियमों के अनुसार वो बाध्य होगा। दिक्कत हमारी क्या हो गई है कि हम नियमों को ढंग से नहीं बनाते हैं। बार बार कार्यकाल की बात आ रही है, क्योंकि चुनाव आयुक्त के जो कार्यकाल होते हैं 6 साल या 65 वर्ष की उम्र होती है। इसी वजह से चीफ जस्टिस का भी कार्यकाल निश्चित नहीं होता है। तो हम क्या देश में सारे संवैधानिक पदों का कार्यकाल सुनिश्चित करेंगे? अब सवाल यहां पर यह आता है, जो आपने प्रश्न पूछा था, क्या सरकार सुप्रीम कोर्ट से क्या बोल सकती है? इसके बारे में हमको संवैधानिक व्यवस्था देखनी पड़ेगी, सेपरेशन ऑफ पावर की व्यवस्था देखनी पड़ेगी, और सेपरेशन ऑफ पावर के साथ जो सबसे ऐतिहासिक केशवानंद भारती का जजमेंट है उसको देखना पड़ेगा कि क्या सुप्रीम कोर्ट लॉ मेकिंग के क्षेत्र में हस्तक्षेप कर सकती है। ये एक लॉ मेकिंग का क्षेत्र है, एक नया कानून बनाना है जिसमें कि हमको कार्यकाल निश्चित करना है या अपॉइंटमेंट की प्रक्रिया निर्धारित करनी है, और वो कानून बनाने का पावर संसद के पास है। और सुप्रीम कोर्ट ने अभी पिछले कई वर्षों में, पिछले कई महीनों में ऐसे जजमेंट दिए हैं कि वी विल नॉट इंटरफियर इन द लॉ मेकिंग एक्सरसाइज। प्रश्न इस बात का है कि एक चीफ जस्टिस, अभी मैं आज ही खबर पढ़ रहा था, दक्षिण भारत के किसी राज्य में 20 साल पुरानी रिट पिटीशन लिस्ट नहीं हो रही है। यहां पर सुप्रीम कोर्ट में जो इलेक्टोरल बॉन्ड की रिट पिटीशन, जो पीआईएल पेंडिंग है, नहीं लिस्ट हो रही। डिमोनेटाइजेशन की पिटीशन 6 साल बाद लिस्ट हो रही है। अब इसको अगर हम चीफ जस्टिस बेस्ड बना देंगे, गलत है। अगर हमारा लिस्टिंग का प्रोफार्मा जो प्रोसीजर है स्पष्ट रहेगा तो चीफ जस्टिस बेस्ड नहीं होना चाहिए। मैं बार बार आपसे बोल रहा हूं कि मैं इन सारी बातों से सहमत हूं, पर उसके बावजूद भी मैं चाहता हूं कि जो भी सरकारें आए, जो भी संसद आए, व्यवस्था ऐसी बने कि जिसके तहत लोगों के पास डिस्क्रिप्शन की गुंजाइश कम रहे। एक पूरा सिस्टम, जब मैं बार बार बोल रहा हूं कि संसदीय प्रणाली में हम क्यों बोलते हैं केजरीवाल की सरकार है, हम क्यों बोलते हैं मोदी सरकार है, हम क्यों बोलते हैं कि ये नवीन पटनायक की सरकार है? वो सरकार मुख्यमंत्री के नाम से कैसे हम बोलते हैं? ये पूरी व्यवस्था ही व्यक्तिपरक है, और ये व्यक्तिपरक व्यवस्था में वो व्यक्ति अपने अंडर में सारी व्यवस्था के सूत्र चाहता है। इसलिए किसी भी व्यक्तिपरक व्यवस्था को रोकने के लिए व्यवस्था के महीन बिंदुओं को कानूनी तौर पर निर्धारित करना जरूरी है, जिससे अराजकता भी नहीं फैले और जिससे कि एक अधिनायकवाद भी नहीं फैले। दोनों बातों की गुंजाइश है। इसलिए मेरा बड़ा स्पष्ट मानना है कि आर्टिकल 324 के तहत फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने के लिए इलेक्शन कमीशन के पास पूरे पावर हैं। दुर्भाग्य से 2 साल पहले कोरोना पीरियड में जब उन्होंने चुनावी रैलियों पर प्रतिबंध नहीं लगाया, और जब दिल्ली हाईकोर्ट में मैंने पिटीशन आर्गू किया, इलेक्शन कमीशन बोलता है, कहता है कि हमारे पास तो पावर नहीं है करने के लिए।
कहते हैं राज्य सरकार को करना चाहिए। जब इलेक्शन की नोटिफिकेशन जारी हो गई, पूरा राज्य का सरकार आपके अंडर में, उसके बावजूद भी आप अपना जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है। और फिर उसको मद्रास हाईकोर्ट ने बोला कि यू हैव वर्क एज ए मर्डरर, आप जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है, और पावर आप कहीं पे भी किसी के ऊपर इस्तेमाल कर लेते हैं। ये मनमानीपन, मैं मानता हूं इस मनमानीपन के अलग नुकसान है, और जो एक हमारे पास निष्पक्ष व्यक्तियों की धीरे धीरे संख्या कम होती जा रही है। जब आईएएस और आईपीएस जब वो लोग बनते हैं, वो संविधान की शपथ लेते हैं, उनको निकाला नहीं जा सकता है, उसके बावजूद भी वो पद, पावर, पैसे के लिए व्यक्तियों के इशारे पर काम करने के लिए तैयार रहते हैं। यहां से कानून के शासन की अंत की शुरुआत होती है। तो मेरा बस इतना 2 निवेदन थे। पहला निवेदन ये था कि चुनावी आयुक्त के जो कानून है, उस कानून में बहुत सारी विसंगतियां हैं जो मैंने पहले बताया। दूसरा कि लोगों का गुस्सा है चुनावी प्रक्रिया से, और उस चुनावी प्रक्रिया के गुस्से को ठीक करने के लिए चुनावी सुधार, चुनावी प्रक्रिया के सुधारों को लागू करना जरूरी है। उन्हें व्यक्तियों के ऊपर नहीं छोड़ा जा सकता है। व्यक्ति कोई भी आए, उसकी जिम्मेदारी रहे कि नियमों का पालन करे। ये मेरा एक कानून के विद्यार्थी होने के नाते सुझाव है। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।